integrate it, add wings to your career. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। मैं लोकेश मोटवानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। अपन आरसीसी डिज़ाइन देख रहे थे। आरसीसी डिज़ाइन में मैंने पिछले लेक्चर तक आपको एनालिसिस स्टार्ट किया था। लिमिट स्टेट मेथड चल रहा था अपना, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड अपन बाद में करेंगे क्योंकि अपन ने लिमिट स्टेट पहले स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब लिमिट स्टेट मेथड में मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में जस्ट पहले मैंने लिमिट स्टेट स्टार्ट करवाया था और उससे पहले मैंने सब रीइंफोर्समेंट और हमारा कंक्रीट की प्रॉपर्टीज देख ली थी, ठीक है। अपन ने डिज़ाइन फिलोसॉफीज भी देख लिया था, ओके। आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। अब अपन लिमिट स्टेट मेथड देख रहे थे। अब लिमिट स्टेट में भी अपन आज सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की। मैंने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था और आप पहले पिछले लेक्चर जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि उसमें एनालिसिस प्रोसीजर था। उसमें मैंने स्ट्रेस डायग्राम और हमारे स्ट्रेन डायग्राम में और इसके अजम्पशन बताए थे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर, ठीक है। अपन ये देख रहे थे। और उसमें अब क्या आएगा? देखो, बीम आएंगी, फ्लेक्चर मेंबर बीम होते हैं, स्लैब्स होते हैं, ठीक है। तो पहले अपन बीम देख रहे हैं, ठीक है। और बीम में मैं पिछला लेक्चर का थोड़ा सा लास्ट जब से तक मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कि देखो अपन ने क्या देखा था? स्ट्रेस ब्लॉक बनवाया था अपन ने, ठीक है। स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम देखा था अपन ने। देखो, ये कंक्रीट पहले लीनियर फिर पैराबोलिक, ठीक है। मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, ओके। और यहां पे क्या होता था? एक सिर्फ और सिर्फ टेंशन रीइंफोर्समेंट की जगह जहां पर क्या आता था? ये टी आता था और इसकी वैल्यू कितनी आती थी? 0.7 FY 87 FY इंटू AST। ये तो क्या हुआ? देखो, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को? फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और क्या देखा था अपन ने कि ये कितनी होती है? ये लेंथ कितनी होती है? 0.43 XU। और ये कितनी होती है? 0.57 XU। ये भी देखा था। और अच्छा, ये तो लीनियर और पैराबोलिक, ठीक है। ये पैराबोलिक है, ये तो समझ में आ गया कि अच्छा ये लीनियर है, ये ठीक है, ये स्ट्रेट है, ये लीनियर, ठीक है। और अब एक और चीज मैंने बताई थी कि कंप्रेसिव फोर्स कहां लगता है? C। और ये ऊपर से लेंथ अगर मैं इधर से लेता हूं, चलो, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? 0.42 XU, याद है ना, ठीक है। और ये क्या है? स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। ये अपन पिछले लेक्चर तक लास्ट में अपन ने यहां पर फिनिश किया था लेक्चर को। आज इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहली चीज क्या? देखो, अब ये C लग रहा है, ये T लग रहा है। तो इस सेक्शन में हमारी लीवर आर्म कितनी हो जाएगी? देखो, D माइनस 0.42 XU। अब ये D कहां से आया? क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक लेंथ D थी ना, इफेक्टिव डेप्थ ये D थी हमारी, ये इफेक्टिव डेप्थ D थी, ठीक है। हमारा जो बीम है वो हमारी बीम मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये देखो, जहां रीइंफोर्समेंट होता है वहां पर इसी के करस्पॉन्डिंग फोर्स आएगा, ठीक है। ये रीइंफोर्समेंट, ये कंप्लीट डेप्थ होगी हमारी पूरी D, यहां से लेके यहां तक पूरी कंप्लीट डेप्थ तो है D, ठीक है, कैपिटल D, ठीक है। और यहां तक ये वाली लेंथ कितनी होगी? D होगी, जहां से हमारा इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं हम जिसको। और ये है हमारी विड्थ बीम की, ठीक है। रेक्टेंगुलर बीम की ही बात करेंगे अपन। चलो, ये अपन ने देखा था, ठीक है। ये देखो, कंप्लीट D माइनस 0.42 XU। अब मुझे अगर मूवमेंट चाहिए, देखो अब मूवमेंट का खेल है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो फ्लेक्सर मेंबर्स होते हैं वो किसके मूवमेंट से डिजाइन होते हैं, ठीक है। अपन मैक्सिमम मूवमेंट निकालते हैं बीम में, फिर उसको स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो लीवर आर्म है, ठीक है, ये क्या काम आएंगी? देखो, फोर्स C इंटू ये डिस्टेंस, देखो C इंटू दिस डिस्टेंस। तो ये पूरे सेक्शन का क्या होगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? और ये C भी निकाल चुका हूं मैं। इस C की वैल्यू कितनी थी बताओ? 0.36 FCKB इंटू XU, ठीक है, नहीं थी? तो 0.36 FCKB XU इंटू मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं D माइनस 0.42 XU को, तो क्या मोमेंट निकल जाएगा मेरा सेक्शन का रेजिस्टेंस का? बिल्कुल निकल जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये बात तो ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि ये अगर C और ये T कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स अगर टोटल टेंसाइल फोर्स के बराबर हो जाता है तो मेरी सेक्शन है वो क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड सेक्शन। यहां से आज अपना लेक्चर शुरू होता है।
ठीक है, बैलेंस्ड सेक्शन यानी टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल टेंसाइल फोर्स। तो मेरी जो सेक्शन है, मेरा ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये बीम का एक सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बैलेंस सेक्शन कहलाएगा। ओके, बात समझ में आती है? ठीक है, इसको और आगे मैं इवेलुएट करता हूं। ठीक है, ये अभी जस्ट पिछले लेक्चर का मैंने रिवीजन करवाया है थोड़ा सा, ताकि यहां से अपन वापस स्टार्ट कर सके। ओके, चलो देखो, आरसीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आज अपन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के सारे कोडल प्रोविजंस भी देखेंगे, एनालिसिस भी देखेंगे, डिजाइन भी देखेंगे। ओके, चलो अब बात आती है ये सर बैलेंस सेक्शन में होता क्या है। मैं बात कर रहा हूं बैलेंस सेक्शन की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है इसके ऊपर। ठीक है, एक बात तो ये होगी कि जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, नेट फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स बराबर होंगे हमारे सेक्शन पर, तो वो क्या होगा? बैलेंस सेक्शन होगा। एक बात तो ये, ठीक है। अब ये क्यों? हर अपन इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे अभी, अपन इक्विलिब्रियम के केस में सी और टी तो बराबर होंगे, ठीक है, बट जब हमारा बैलेंस सेक्शन, ये तो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि सी इक्वल टू टी हो। ठीक है, अब बैलेंस सेक्शन पर एग्जैक्टली क्या होता है? ठीक है, ये तो चलो माना। अब बैलेंस सेक्शन पे क्या होता है? जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट है ना, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट कितना था? 0.0035 था। एंड मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ या मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील, दोनों एक साथ अटेन करते हैं। इन स्टील मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन बोल दो या सिंपल स्ट्रेन बोल दो इन कंक्रीट इक्वल्स टू 0.0035 एंड मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये EST कितनी थी? मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू थी ना 0.87 FY अपॉन, ये देखो ये अपन बढ़ चुके हैं पहले, प्लस 0.002। ये वैल्यू स्टील में और ये वैल्यू कंक्रीट में एक साथ अटेन करे, ठीक है, जिस सेक्शन पर, वो जब फेलियर पर, ठीक है, एट फेलियर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट, एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट, ठीक है, इन फ्लेक्सर भी तो है, फ्लेक्सर की बात है। चलो बात समझ में आई कि देखो, जब अपना बैलेंस सेक्शन होगा ना, अब क्वेश्चन सीधा आएगा कि है ना, अगर मेरा सेक्शन है और उसको मुझे बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन करना है, तो क्या करूंगा मैं? पहली बात कि अभी अपन देखेंगे, अपन ने लिमिटिंग डेप्थ निकाली थी ना पिछले क्लास में, ठीक है, वो लिमिटिंग डेप्थ अभी वापस अपन देखेंगे, ठीक है। तो एक तो पहली बात, जो हमारा XU है, कौन? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो किसके बराबर हो जाएगी? लिमिटिंग डेप्थ के, ठीक है, XU लिमिटिंग, पहला। दूसरा क्या होगा? जब एग्जैक्ट जो हमारे बैलेंस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट और मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील कितना? इसके बराबर, और ये कंक्रीट में इसके बराबर, दोनों एक साथ अटेन करेंगे, ठीक है, अटेन्स साइमल्टेनियसली। ओके, यानी स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ, मतलब जो उनमें मैक्सिमम स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो दोनों एक साथ आएंगे। क्लियर? अच्छा, अब जैसे अपन ने, ये मैं लिमिटिंग डेप्थ की बात करी थी मैंने, ठीक है। अब लिमिटिंग डेप्थ का क्या रोल है इसमें? लिमिटिंग डेप्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि अपन ने जो लिमिटिंग डेप्थ निकाली थी ना, लिमिटिंग डेप्थ निकाली थी, वो बैलेंस सेक्शन मान के निकाली थी, ठीक है। देखो, मैंने कहा था टोटल प्रोविजन के हिसाब से कि अगर यहाँ FE कितना है? 250, FE 415 और FE 500, ये तीन के हिसाब से अपन ने देखी थी। क्या देखा था? XU लिमिटिंग डेप्थ, ये किसके बराबर था? 0.53 D के, ये 0.48 D के, और ये 0.46 D के, ठीक है। ये क्या है? हमारी लिमिटिंग डेप्थ है, ठीक है। ये अलग अलग स्टील के लिए अलग अलग है। क्लियर? अगर मैं बात करूं, इफ हमारी XU जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, XU अगर लेस देन है XU लिमिटिंग है, भाई इक्वल टू केस में तो क्या होगा? बैलेंस सेक्शन होगा। ये तो बैलेंस सेक्शन है, देख ही चुके हैं अपन, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? XU अगर मेरा जो एक्चुअल मेरे न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है, अगर लिमिटिंग से कम होगी, तो मेरा कहलाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन,
ये नाम आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। देखो लिमिटिंग डेप्थ से कम, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। और इसमें जो हमारा क्या होगा, फेलियर क्राइटेरिया होगा, वो स्टील में यील्डिंग होगी, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं ये क्या होगा, डक्टाइल फेलियर होगा, डक्टाइल फेलियर होगा, क्लियर। और ये ही हमें चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारा सेक्शन है वो क्या होना चाहिए, अंडर रीइंफोर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले स्टील में यील्डिंग हो जाएगी कंक्रीट को फेल होने से पहले, ठीक है। अगर मेरा क्या है, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है या XU लेस देन XU लिमिटिंग है। दूसरा केस, अगर XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग है, यानी ये क्या कहलाएगा हमारा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और ये हम कभी नहीं चाहते कि हमारा सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड बने, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल फेलियर होता है, और हम क्या चाहेंगे ब्रिटल फेलियर हो, बिल्कुल नहीं, क्लियर। तो जो हम डिजाइन करते हैं ना, वो किस बेसिस पे मान के चलेंगे भाई, बैलेंस सेक्शन तो ठीक है, बट अपन जो चाहेंगे ना कि मेरी बीम हो वो क्या हो, हमेशा अंडर रीइंफोर्स्ड हो। क्योंकि यहां ये क्या होता है, स्टील यील्ड्स, स्टील में यील्डिंग होती है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, कंक्रीट में कंक्रीट फेलियर हो जाता है यहां पर। क्योंकि देखो आरसीसी में स्टील और कंक्रीट दो है ना, क्योंकि देखो ब्रिटल फेलियर का मतलब क्या होगा, ब्रिटल ऑब्वियसली बात है, कंक्रीट है हमारा ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। तो अगर कंक्रीट अगर फेल हो जाए, कंक्रीट फेल का मतलब क्या हो गया, क्रैक्स आ जाएंगे उसमें, बिल्कुल खत्म हो जाएगा सेक्शन, ठीक है। अगर फेलियर, मैं सब सिर्फ और सिर्फ फेलियर पर बात कर रहे हैं हमेशा अपन। अगर बीम सही खड़ी है तो अपने को कोई लेने देना नहीं, अपन तो फेलियर की बात करेंगे ना, अपन डिजाइन हमेशा फेलियर को देखते हुए करेंगे ना, कि इस सेक्शन पे फेल हो रहा है, हमें वो सेक्शन निकालना है कि जिस सेक्शन पे वो बीम फेल हो जाए, ओके। तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या कहलाएगा, अगर XU मेरी एक्चुअल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की, वो क्या हो, लिमिटिंग डेप्थ से कम हो, ठीक है। तो और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होगा, मेरा डक्टाइल फेलियर करवाएगा, यानी स्टील में यील्डिंग हो जाएगी कंक्रीट को फेल होने से पहले। और अगर ये है और कितना, XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग है, तो क्या कहलाएगा हमारा, ब्रिटल फेलियर और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। मार्कर गिर गया हाथ से, कोई बात नहीं, चलो आई बात समझ। अच्छा ये कंप्रेशन फेलियर भी कर दो, इसको नाम एक और टेंसाइल फेलियर, एक ही बात है, टेंसाइल फेलियर, या ये वाला क्या कहलाएगा हमारा, कंप्रेसिव फेलियर या कंप्रेशन फेलियर, क्योंकि कंक्रीट फेल हुआ है ना हमारा। चलो अब कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, आपको ध्यान होना चाहिए इस नोट के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा एक बार ESE में आया हुआ था, ठीक है, इसी नोट के ऊपर। देखो मैं जितने भी नोट्स बताऊंगा ना, या तो कोडल प्रोविजंस के ऊपर होंगे, या हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में कोई सीधा उठ के आया होगा, ठीक है। ये मेरे जितने भी मैं नोट्स बता रहा हूँ ना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट पहला, फर्स्ट, जो पहला चीज है वो क्या बोल रहा है कि जो फेलियर होता है ना हमेशा आरसीसी में, फेलियर ऑलवेज अकर्स ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। क्या बोला, कोई भी सेक्शन हो, बैलेंस्ड, अपना अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड, ठीक है। जो मेरा फेलियर होता है ना, फेलियर वो सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट में क्या होगा, क्रश हो जाएगा। अगर कंक्रीट मेरा क्रश हो रहा है तो मेरा क्या कहलाएगा, हमारा फेलियर कहलाएगा, पहली बात। अच्छा अब बात आती है, सर आपने तो बोला था कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील यील्ड होता है, ठीक है, बट बेटा स्टील यील्ड हो रहा है ना, ठीक है, स्टील में डक्टाइल फेलियर हो रहा है, तो उससे क्या होंगे, बाहर तो कंक्रीट है, मेरी बीम ऐसे है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट तो अंदर है। अगर ये यील्ड हो गया तो मेरे कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, तो ये मेरी आरसीसी बीम क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्रश हो जाएगी और फेलियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब वजह पता चली मेरे को कि स्टील यील्ड हुआ, ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील यील्ड हुआ, डक्टाइल फेलियर हुआ, इसमें डिफॉर्मेशंस आ जाएंगे ज़्यादा, ठीक है, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद ये मेरी बीम क्या हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, एकदम फेलियर हो जाएगा, क्लियर। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आरसीसी मेंबर है, ठीक है, ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी मेंबर्स, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, कि हमेशा 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 आरसीसी मेंबर में
कंक्रीट की वजह से क्या होगा, अगर कंक्रीट के क्रश होने से हमारा फेलियर होता है। ठीक है भाई, स्टील में यील्डिंग हो जाएगी, ठीक है माना अंडर रेनफोर्स सेक्शन में, बट जब स्टील तो यील्ड हो रहा है ना, बिल्कुल बीम में क्रैक्स थोड़ी आए। बीम में क्रैक्स कब आएंगे, जब ये यील्ड हो जाएगा और बाहर क्रैक्स दिखने लगेंगे और फिर फाइनली फेलियर हो जाएगा हमारा आरसीसी बीम में। क्लियर। सेकंड, जो हमारी अंडर रेनफोर्स्ड बीम है, सेकंड नोट इंपॉर्टेंट है, अंडर रेनफोर्स्ड जो बीम है हमारी, अंडर रेनफोर्स्ड बीम अंडरगोज लार्जर डिफ्लेक्शंस। ठीक है, दिखती बात है, लार्जर डिफ्लेक्शन देन बैलेंस्ड एंड ओवर रेनफोर्स्ड। उन दोनों के कंपैरिजन में जो मेरी अंडर रेनफोर्स्ड बीम है ना, वो ज्यादा डिफ्लेक्शन झेल सकती है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें डक्टाइल फेलियर होता है ना, और बैलेंस्ड में तो दोनों एक साथ फेल होंगे, कंक्रीट और स्टील। तो ओवर रेनफोर्स्ड, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ओवर रेनफोर्स्ड बीम। क्लियर, बात समझ में आती है। नेक्स्ट चलें अब सीधा अपने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पर। ठीक है, यहां तक अपने जनरल एनालिसिस किया था, अब बात करेंगे सीधा एनालिसिस किसकी, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की। ठीक है, मैं बात करूंगा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अपना हेडिंग लिखी हुई है। अब पहली बात आती है कि सर फर्स्ट मुझे चाहिए, अब डिजाइन कर रहा हूं तो मुझे पहले क्या निकालना होगा, मैक्सिमम मोमेंट निकालना पड़ेगा उस बीम में। अब उसको क्या नाम दिया था मैंने, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। किसी एक सेक्शन का या पूरी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए मेरे को। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है पहले, इसको मैं नाम दूंगा mu। ठीक है, अल्टीमेट मोमेंट बोल दो mu, या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए अगर व्हेन क्रॉस सेक्शन इज नोन, अगर मुझे क्रॉस सेक्शन पता है मेरी बीम का, व्हेन क्रॉस सेक्शन इज नोन। ठीक है ना, अगर मेरे को पर्टिकुलर पता है कि मेरी रेक्टेंगुलर बीम है 200 बाई 400 की, तो वो कितना मोमेंट झेल सकती है फेलियर तक। क्लियर, ये हमें चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर अपन सीधा डिजाइन पे ही चल रहे हैं अपन। ठीक है, पहले एनालाइज करेंगे फिर डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है हमें को, क्रॉस सेक्शन गिवन है। क्रॉस सेक्शन गिवन है मतलब उसकी डायमेंशंस गिवन है हमारे सेक्शन की, क्या क्या गिवन है, विड्थ और डेप्थ गिवन है। क्लियर, तो देखो मैंने माना कि मेरी एक बीम है, ठीक है, मेरी एक बीम है, क्रॉस सेक्शन गिवन है हमको, और स्टील की वो भी गिवन है, एरिया ऑफ स्टील भी गिवन होता है। ठीक, ये है हमारी इफेक्टिव डेप्थ और ये है हमारी विड्थ बी। क्लियर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है सर ये डी और डी में रिलेशन क्या होगा। देखो पूरी में से ये इफेक्टिव कवर को माइनस कर दो, ये क्या होता है इफेक्टिव कवर। आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना, तब क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर सब आ जाएगा। ठीक है, क्लियर कवर तो ये होगा कि भैया जहां स्टील की रिइंफोर्समेंट जहां से खत्म हो रही है, तो इसके सेंटर से लेंगे, आउटर मोस्ट बीम से, तो इसके सेक्शन से, तो कितना होगी, सेंटर से लूंगा तो ये होता है हमारा इफेक्टिव कवर, और इसके एंड से लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर कवर। क्लियर, तो कुछ भी गिवन हो, अगर क्लियर कवर गिवन है तो डायमीटर ऑफ इसका हाफ को ऐड कर दोगे तो इफेक्टिव कवर निकल जाएगा। ठीक है, वो आगे अपन क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने बताया था कैसे, कंप्रेसिव फोर्स इनटू व्हाट, लीवर आर्म देखा था, या टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। किस केस में, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सेक्शन के केस में हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स से भी उतना ही निकलेगा मोमेंट जितना कि टेंसाइल फोर्स से निकलेगा। ठीक है, अब देखो ये बात आती है, अब अगर मान लो मेरी अंडर रेनफोर्स्ड बीम है और मैं कंप्रेसिव के हिसाब से डिजाइन कर लूं, भाई सी और टी, ठीक है, सी और टी है, अलग अलग है, बट अगर मैं अंडर रेनफोर्स में कंप्रेसिव के हिसाब से डिजाइन करूंगा तो मेरी डिजाइन गलत हो जाएगी। क्लियर, तो इसीलिए अपन ने 3 सेक्शन देके बैलेंस्ड, अंडर रेनफोर्स, और अब सबके लिए अलग अलग होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अभी बताऊंगा मैं आगे, उसकी टेंशन मत लो। चलो, तो सबसे पहले मुझे अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं, पहले मेरी बीम को इक्विलिब्रियम तो चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम सी और टी को तो बराबर करो। ठीक है, सी कितना था, 0.36 FC के BXU, देखो याद करते चलो, 0.87 FY AST,
ये AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो देखो यहाँ से XU निकला, मुझे क्या चाहिए, XU चाहिए ना, पहले इसकी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ तो निकालूं। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को याद है, डायरेक्ट XU ही पूछ लेगा कभी कभी एग्जाम में, तो 0.36 FCK/d। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड D से डिवाइड कर दूं तो मेरा ये क्या बन जाएगा, XU/d, सिंपल। ठीक है, ये कोड में गिवन है हमारे, कौन से, डायरेक्ट फॉर्मूला भी गिवन है, बट अपने को एग्जैक्ट याद होना चाहिए ये XU/d का फॉर्मूला 0.87 FIAST अपॉन 0.36 FCK/BD। क्लियर, बात समझ में आई। तो देखो मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि FE 250 के लिए XU/d अगर मैं डायरेक्ट D से कर दूं तो 0.53। ठीक है, देखो बार बार लिख रहा हूं मैं, 415 के लिए 0.48 और FE 500 के लिए 0.46। ये XU/d की वैल्यू रहती है अगर मेरा ये एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है, अब ये एक्चुअल की बात कर रहा हूं मैं, जितना मेरे सेक्शन के अकॉर्डिंग है, जिस एरिया ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग और जो उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस निकलेगी हमारी बीम की, अगर ये XU/d लिमिटिंग के बराबर हो जाए तो मेरा क्या होगा, बैलेंस सेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। क्लियर, अच्छा, और वही लेस देन, ये लेस देन हो गया तो क्या होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड UR। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड नहीं है, और ग्रेटर देन होगा तो ओवर रीइंफोर्स्ड। क्लियर, चलो, तो ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे लिमिट स्टेट मेथड से अपना अगर अपने को चाहिए न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, तो ये फॉर्मूला अपने को बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए। क्लियर, अब मैं बात करता हूं कि सर ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अभी तक आपने निकाला ही नहीं। बिल्कुल निकाल लेंगे ना, पहले डेप्थ तो निकालो। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है, निकालते हैं, अभी निकालते हैं। देखो तो मैंने क्या बेटा कि अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट सिर्फ पहले केस की बात कर रहा हूं कि अगर मेरा XU/d किसके बराबर हो, XU/d लिमिटिंग के बराबर ही हो, मैं बैलेंस सेक्शन के बारे में ही बात कर रहा हूं, तो ये MU लिमिटिंग हो जाएगा। सीधी बात है भाई, अगर लिमिटिंग वाला केस है मेरा तो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी लिमिटिंग आएगा, MU लिमिटिंग। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, जिस डेप्थ पर हमारी ये डायरेक्ट यही वाली वैल्यूज देंगे। ठीक है, 0.53, 0.48, 0.46। चलो, तो अगर XU/d लिमिटिंग के बराबर है तो MU लिमिटिंग कितना होगा, MU लिमिटिंग तो C इंटू लीवर आर्म या T इंटू लीवर आर्म, दोनों से सेम आएगा। तो अगर पहले C से करूं तो ये कितनी थी, 0.36 FCK/BXU मल्टीप्लाई बाय D माइनस 0.42 XU। ठीक है, नहीं थी। ठीक है, अब अगर XU/d के फॉर्म में रखना है तो D कॉमन निकाल दो, तो 0.36 FCK ये बन जाएगा BD², यहाँ आ जाएगा XU/d लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.42 XU/d लिमिटिंग। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, MU लिमिटिंग का बन जाएगा। क्लियर, अच्छा, अगर मैं टेंशन के हिसाब से निकालूं तो ये तो अभी तक मैंने कंप्रेसिव के हिसाब से निकाला। ठीक है, क्योंकि देखो लिमिटिंग के केस में दोनों सेम आएंगे, बट अगर अंडर इन्फोर्स है या ओवर इन्फोर्स है तो दोनों अलग अलग आ जाएंगे। अगर MU लिमिटिंग T के हिसाब से निकालूं, T इंटू लीवर आर्म करूं, तब भी क्या होगी, दोनों सेम आएंगे। तो बताओ कहाँ गया, T कितना था, 0.87 FIAST था ना, इंटू D माइनस 0.42 XU, बस और क्या करना है। क्लियर, यहाँ से D भी कॉमन निकाल दो, और 0.87 FIAST D 1 माइनस 0.42 XU/d, ये कितना निकल गया, MU लिमिटिंग। क्लियर, आई बात समझ में बेटा। ठीक है, अब देखो क्या गिवन था हमारे पास, मुझे चाहिए था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन क्रॉस सेक्शन इज नोन। ठीक है, देखो FY है, बिल्कुल है, ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट मुझे पता होगा, AST है, बिल्कुल है, D है, बिल्कुल है। ठीक है, ये भी D है। अब XU नहीं है, अभी तक XU मैंने निकाला कहाँ है, अगर मेरे को उस फॉर्मूले में पुट करके पहले XU निकालता फिर डायरेक्ट पुट करता, वो बात अलग है, या डायरेक्ट मेरे को ये वैल्यूज याद होती तब भी ठीक था। बट अब मैं इस XU/d की जगह वो पुराना वाला फॉर्मूला रख सकता हूँ इस फॉर्मूले में, बिल्कुल रख सकता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, ताकि अपने को डायरेक्ट XU निकालने की भी जरूरत नहीं पड़े, सीधा MU लिमिटिंग का फॉर्मूला बन जाए।
क्या बोल रहा हूं मैं कि इस सर यहां एक्स यू लिमिटिंग है ना, ये भी लिमिटिंग है। इधर एक्स यू बाई डी की जगह मैं क्या रख दूं 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के बी डी, ये रख दूं। ठीक है, किधर यहां एक्स यू बाई डी की। तो मेरा जो ये फॉर्मूला बन जाएगा लिमिटिंग का, एम यू लिमिटिंग, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट हमें याद रखना है 0.87 एफ वाई ए एस टी डी मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस ए एस टी एफ वाई, हाँ एफ वाई आएगा ऊपर अपॉन बी डी एफ सी के। ये आ गया हमारा डायरेक्ट लिमिटिंग का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें देखो मेरे को एक्सयू निकालने की भी नीड नहीं है। अगर क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग पूछ रहा हूँ। अगर लिमिटिंग पूछ रहा हूँ और क्रॉस सेक्शन गिवन है तो देखो इसमें कहीं भी एक्सयू नहीं आ रहा इस फॉर्मूले में। क्लियर? तो अगर आपको डायरेक्ट ये याद होता है तो ठीक, इसको निकाल के अगर ये याद होता है तो ठीक, ये पता है इसको डायरेक्ट पुट करके ये निकालो ठीक। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो सही लगे, मैंने सब बता दिया। क्लियर? नेक्स्ट, अभी तो मैंने किसकी बात करी, लिमिटिंग की बात करी है। ओके, अभी मैं अंडर इनफोर्स की बात करता हूं इसी केस में। तो अगर मान लो इफ जो मेरा एक्चुअल एक्स यू बाई डी है वो किससे कम है, लिमिटिंग से कम है। ठीक है, अगर ये कम है तो मेरे को बताओ जो एम यू होगा, इस बार जो मेरा एम यू होगा, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलूं, अल्टीमेट मोमेंट बोलूं, वो किसके बराबर होगा, टी इंटू लीवर आर्म के बराबर होगा। इस बार सी इंटू लीवर आर्म नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये फॉलो करेंगे अपन, क्योंकि ये जो मेरा सेक्शन है वो कौन कर रहा है, यील्ड किस में हो रही है, स्टील में यील्ड हो रही है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से मोमेंट निकालेंगे। तो ये कितना आएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस 0.42 एक्स यू। अब यहाँ लिमिटिंग मत लगा देना, यहाँ पर हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी पहले एक्स यू, इसको कैलकुलेट करके। अब ये एक क्वेश्चन करेंगे जस्ट इसके ऊपर, सब क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई कि अगर मेरा क्या है सेकंड केस, अगर मेरा लिमिटिंग से कम है एक्स यू बाई डी, एक्स यू बाई लिमिटिंग से कम है, तो मैं ये मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे निकालूंगा। क्लियर? अच्छा, अब कोई बोले सर अगर ज़्यादा है तो अब क्या करेंगे सर, तब क्या सी इंटू लीवर आर्म किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? देखो यही तो बात है हमारी डिज़ाइन की। इफ थर्ड केस, इफ एक्स यू बाई डी बड़ा है एक्स यू बाई डी लिमिटिंग से, तो ये कौन सा सेक्शन है बेटा बताओ सब जने? ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कोड कहते हैं हम कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ये कोड के हिसाब से बोलता है एज पर कोड, कौन सा कोड, IS 456 के ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हमें नहीं बनाना, पहली बात। तो अगर ये केस हो रहा है तो क्या करूं, तो मैं कर दूंगा कि एक्स यू को एक्स यू लिमिटिंग के हिसाब से कर दूं, तो जो एम यू होगा वो एम यू लिमिटिंग ही आएगा। क्लियर? तो यहां एक क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में कि अगर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, अगर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो क्या मैं एक्स यू को इससे लेके ज्यादा करूंगा? नहीं, एक्स यू लिमिटिंग के बराबर ही रख के मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अल्टीमेट मोमेंट किसका, लिमिटिंग मोमेंट के बराबर ही आएगा, जो सेक्शन का जो मेरा मोमेंट है, ज्यादा नहीं आएगा। तुम सोचोगे सर ये ज्यादा हो गया तो वो भी ज्यादा आ जाएगा ना, कोड के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, क्योंकि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हम चाहेंगे ही नहीं। क्यों चाहेंगे हम कि हमारा कंक्रीट फेल हो जाए पहले, स्टील यील्डिंग होने से पहले ही? नहीं चाहेंगे ना। ठीक है, तो बात ये आती है कि इस केस में हम एमयू को किसके बराबर कर देंगे, एमयू लिमिटिंग के। ओके, नेक्स्ट चलें, यहां समझ में आ गया फर्स्ट अपना क्लियर। एक क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ताकि तुम्हें फील आ जाए एकदम अच्छे से, फिर सेकंड डिजाइन पे चलेंगे। क्लियर? आ जाओ, एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से ताकि तुम्हें भी मजा आ जाए। क्या गिवन है हमारे पास, देखो देखते हैं क्या गिवन है। कहाँ है हमारा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, देखो वही कैलकुलेट, मेरे को क्या निकालना है, एम यू यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या क्या गिवन है मेरे को, इफेक्टिव बी और डी गिवन है। बी और डी क्या होती है, विड्थ और डेप्थ बीम की, कितनी कितनी है, 400 और 600, 400 mm और 600 mm। ठीक है, इफेक्टिव कवर भी गिवन है, इफेक्टिव कवर भी गिवन है 50 mm। ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी गिवन है और ग्रेड ऑफ स्टील भी गिवन है, M20
और Fe415 सब कुछ आ गया। और स्टील तो पता ही नहीं बेटा, स्टील पता है मेरे को चाहिए 425। देखो ऐसे लिखा हुआ है 425 मतलब नंबर ऑफ बार्स तो कितनी है 20, और 520 मतलब जो मेरा डायमीटर है स्टील का कितना है 20 mm। ठीक है, तो बताओ मैं अगर बीम बनाऊं तो कैसे बनेगी मेरी बीम? ये ऐसे बीम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, सिंगली रिइंफोर्स्ड ही है। क्लियर? ये पूरी कितनी है 600। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी 550, जो मेरा स्मॉल डी है, क्योंकि इफेक्टिव कवर मैंने माइनस कर दिया। ये कितनी थी 400। अब मेरे पास सब गिवन है, मुझे क्या चाहिए सीधे सीधे mu व्हाट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब ना कहीं बात हुई है मेरे को लिमिटिंग मोमेंट की, ना कहीं बात हुई है मेरे को बैलेंस सेक्शन की। ठीक है, जो ये सेक्शन दे रखा है इसका निकालो भाई साहब। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसकी न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल डेप्थ निकालनी पड़ेगी, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी पड़ेगी। तब मुझे पता चलेगा ये जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है, अंडर रिइंफोर्स्ड है, ओवर रिइंफोर्स्ड है या बैलेंस है, अभी तक पता ही नहीं है। तो XU/D निकालो बेटा सबसे पहले। तो ये निकाल चुके हैं अपन फॉर्मूले से, 0.787 Fy अपॉन 0.36 FCK BD। क्लियर? वैल्यूज पुट करो सबकी। 0.87 Fy कितना है 415। अच्छा, अब AST क्या चाहिए मेरे को, स्टील का एरिया। तो स्टील का एरिया कितना है बेटा, 1 का कितना है πr², और 4 का कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, यानी 4। अगर D के फॉर्म में रखूं तो π/4 d², कितना 20²। ये समझ आया ना, 1 का एरिया मल्टीप्लाई बाई 4, तो चारों का एरिया, तो ये स्टील का एरिया हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.36 FCK कितना है 20, B कितना है 400 और D कितना है 550। यहाँ 600 मत रख देना क्योंकि कैपिटल D 600 है। कैलकुलेट करो इसको सबसे जल्दी से फटाफट। ये आएगी मेरे पास 0.2864। अब देखो कोड पे चलो, कोड क्या कहता है कि अगर Fe415 है तो XU/D लिमिटिंग कितना होता है 0.48 होता है। तो बताओ सब जने, इनमें से जो मेरी एक्चुअल डेप्थ है और जो मेरी लिमिटिंग डेप्थ है कौन ज्यादा है, लिमिटिंग वाली, यानी ये इससे कम हुई, यानी ये सेक्शन क्या कहलाएगा ओवर रीइंफोर्स्ड, ना अंडर रीइंफोर्स्ड, गलती से निकल गया। ठीक है, यानी देखो ये क्या है लेस देन 0.48 है ना, यानी ये सेक्शन क्या होगा मेरा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। सिंपल। ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो बस मुझे क्या किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, टेंसाइल फोर्स के हिसाब से। देखो ये ले लो इसका, ठीक है मैं हटा रहा हूं। तो मुझे किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस T के हिसाब से। तो निकालो। तो mu कितना हो गया देखो 0.87 Fy AST D माइनस 0.42 XU। क्लियर? तो यहाँ पे सब वैल्यू पुट करो। 0.87 Fy कितना है 415, AST π/4 20² इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई D कितना है 550 माइनस 0.42। अच्छा अब XU देखो, XU/D अपन निकाल चुके हैं, कितना 0.28 कितना आया था 0.2864। तो 0.2864 को मैं D से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा 550 बस, और इसको 10 की पावर -6 से कर दो ताकि किलो न्यूटन मीटर में आ जाए पूरा। तो mu आ गया मेरे पास, mu निकल के आ जाएगा, सब जने कैलकुलेट कर लेना 219.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये ऐसे किया जाता है। ठीक है, और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और है। क्लियर? ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि सर ये तो समझ में आता है कि अगर क्रॉस सेक्शन गिवन है तो मेरे को अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालता है। अच्छा, पर अगर मोमेंट गिवन है और स्टील का एरिया पूछे तो, क्योंकि डिजाइन तो यही है, स्टील का एरिया मुझे रिइंफोर्समेंट का एरिया ही तो निकालना होता है। ठीक है, मोमेंट्स तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस का क्वेश्चन था, ये जो भी अपन ने पूरा था ना वो एनालिसिस का क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे को बीम पूरी गिवन थी और क्या निकाला था मैंने, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था कि अगर मेरी मान लो मैं 500 के हिसाब से डिजाइन कर लूं पर मेरे मोमेंट तो आ रहे हैं कम, मतलब मेरी बीम है सही। ठीक है, अब सेकंड अगर मैं पूछूं
कि सर मेरे को स्टील का एरिया चाहिए। अब मुझे स्टील का एरिया निकालना है और क्या क्या गिवन है, मोमेंट अप्लाइड गिवन है, इस बार मोमेंट अप्लाइड गिवन है। तो कैसे करेंगे, बात समझ में आती है कि मुझे अब एरिया ऑफ स्टील चाहिए, AST चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर मैं MU को मोमेंट जो मेरी अब इसकी अल्टीमेट मोमेंट होगी मेरी बीम की, अगर मैं उसको अप्लाइड मोमेंट के बराबर कर दूं तो मुझे मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा ना, कि इतना तो स्टील चाहिए ही चाहिए होगा। क्यों, अगर ये जो अप्लाइड मोमेंट है वो मेरे अल्टीमेट के बराबर हो जाए। तो ये अपन निकाल ही चुके, 0.87 Fy AST, ठीक है। आगे D1 माइनस, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट वो जो फॉर्मूला निकाला था ना मैंने, जहां XU नहीं आ रहा था पिछले थोड़ी देर पहले, कितना आया था ये, AST Fy अपॉन BD FC के। क्लियर, यही था, बिल्कुल। तो देखो ये कितना है मेरा MU। अब मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि ये 250 किलोमीटर मीटर है, आ गया 250, ठीक है। क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, तो अननोन क्या है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ AST। बस इस फॉर्मूले को अप्लाइड करके और बताओ ये क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है बेटा। ये आसान नहीं है, इसमें क्वाड्रेटिक बनता है, ठीक है। ये गेट में खासकर ये सीधा पूछता है 2 मार्क्स का, ओके। तो AST चाहिए मेरे को। अच्छा, ये तो पहला मेथड, ये फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकंड मेथड देखो एक और है आपकी, कहीं गिवन नहीं है पर मैं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है वो, ठीक है। तो मेरे को पहले अगर मैं XU/D निकाल दूं, ठीक है, तो देखो XU/D के फॉर्मूले में AST आता है ना, तो XU/D निकाल दो 1.2 इस फॉर्मूले से, 1.2 माइनस 4, 1.2 का स्क्वायर माइनस 6.6 MU अपॉन BD FC के। BD स्क्वायर आता है क्या, नहीं, हाँ BD स्क्वायर FC के, ठीक है। इस फॉर्मूले से पहले मैं अगर XU निकाल दूं, फिर XU/D को किसके बराबर रखूं, 0.87 Fy AST अपॉन 0.36 FC के D के, एक और आ जाएगा ना D। अगर मैं MU, देखो इस फॉर्मूले में MU रखा, ठीक है, ये निकल गया XU/D निकाल के वापस इसकी जगह इसमें पुट करो और यहां से निकल गया AST। क्लियर, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। पहला जनरल मेथड यही है, कोड में यही गिवन है, क्लियर। और वैसे ये इधर से ही आया है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ पुट करके ये यहीं से ही निकला है, ये इसी से ही निकला है, बट ये कैलकुलेशन इससे फास्ट हो जाती है इसलिए, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक बनती है AST में, ठीक है। चले, तो ये भी बात समझ में आती है। अब मैं बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस पे आता हूँ कि मेरी जो बीम है, अब क्वेश्चन बेटा जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, JEE के एग्जाम में डिज़ाइन के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा डिज़ाइन बताई है, ठीक है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की। आगे अपन डबल भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट जो सारा का सारा क्वेश्चन है ना, हम अपने को जूनियर इंजीनियर बनना है ना, ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, कोडल प्रोविजन। अब मैं IS कोड के प्रोविजंस बता रहा हूँ, जो खास एग्जैक्ट, अब एक एक प्रोविजन है ना, एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला, फर्स्ट, मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब मैं जो ये बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मान के चलो 100% आएगा इन 4-5 पॉइंट से। मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का क्लॉज सीधे सीधे हमें लिखा हुआ है, मेरा एग्जैक्ट क्लॉज लिख लो, ठीक है। ये है पहला वाला क्लॉज 26.5 में है, ठीक है, वही IS 456/2000, ठीक है। ये कहता है कि जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील है AST अपॉन Fy इज इक्वल टू 0.85 अपॉन BD। ओह सॉरी, उल्टा कर लिया AST अपॉन BD होता है, AST अपॉन BD 0.85 अपॉन Fy, ठीक है। इससे कैलकुलेट कर लेना, अगर मेरा मिनिमम एरिया AST, ठीक है, जो मेरा एरिया आएगा, जो इस वैल्यू AST आ रही है, AST की वैल्यू इससे ज़्यादा ही मेरे को मेरी बीम में होनी चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम क्या है, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला है। यहाँ से अपने को एरिया निकलेगा, क्योंकि मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट किसके फॉर्म में निकलेगा, स्टील किसके फॉर्म में लगाते हैं अपन, एरिया के फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्टील चाहिए, मिनिमम चाहिए कितना, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दो। और जब मैं पुट करूंगा, ठीक है, जब मेरे मान लो डिज़ाइन से
अभी मिनिमम आया, AST मिनिमम आ गया मान लो 400, पर मैंने डिज़ाइन करी जब, जैसे भी पिछला देखा था ना AST, उससे निकाला पर उससे आ रहा है 350, तो मैं क्या लूँगा, ये वाला लूँगा। कम से कम मुझे 400 तो लगाना ही लगाना है। ओके, अच्छा ऐसे ही मैक्सिमम का भी क्लॉज होगा, बिल्कुल मैक्सिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अभी मैं कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करूंगा, जब अपन डबली पढ़ेंगे तब आएगा कंप्रेशन का, उसकी भी टेंशन मत लेना कि सर आपने कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का तो बताया नहीं। ठीक है, ये होता है कि जो AST है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 0.04 BD के। ठीक है, ये देखो यहाँ गड़बड़ मत कर देना, ये कैपिटल D है, जो पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट है ना उसका 4% मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका, जो मैक्सिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है। ओके, अगला चेक फॉर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं डिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा हूं, चेक फॉर द डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन का चेक लगाना है मेरे को, तो ये क्लॉज है मेरा 23.2.1। क्लियर, तो जो मेरी इफेक्टिव लेंथ टू इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, L/D, ये क्या है, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो, ये चेक करना पड़ेगा, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ये L/D मेरे को चेक करनी पड़ेगी। और किसके लिए, अलग अलग बीम के लिए, तो ये इसकी क्या होनी चाहिए, मेरे को एक लिमिट पता होनी चाहिए। तो मेरी अगर सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड पहले कैंटिलीवर देखो फिर सिंपली सपोर्टेड देखो। ठीक है, ऐसे ही याद रखना इसी फॉर्म में, ताकि आसान ही रहे। फर्स्ट कैंटिलीवर, अगर मेरी बीम कैंटिलीवर है, सेकंड सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, यहाँ L/D के मैं लिखूंगा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड है। और थर्ड कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये होती है 7, ये होता है 20, ये होता है 26। ये क्वेश्चन बेटा कम से कम 5-6 बार आया हुआ है। ये L/D के ऊपर पूछता है कि मेरा कि जो L/D है, ठीक है, स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो है डिफ्लेक्शन के लिए, कैंटिलीवर के लिए 7 से कम, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 से कम, और कंटिन्यूस के लिए 26 से कम होना चाहिए। ये क्या है, बीम्स की टाइप्स है ना। क्लियर, तो ये अपन ने अभी तक देखो 2 क्लॉज पढ़ लिए, एक तो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का, एक डिफ्लेक्शन का चेक लगा लिया। ठीक है, अब एक और लेटरल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, नोट कर लो। ठीक है, हटा रहा हूं। ठीक है, लेटरल स्टेबिलिटी के लिए क्या क्लॉज होता है वो भी देख लो। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो क्लॉसेज है सीधा क्वेश्चन आता है इनसे एग्जाम में, अपने JEN में। क्लियर, खासकर हमारा SSC JEE तो उसका तो फेवरेट है ये बीम वाले टॉपिक में, ये पूछता है। कैंटिलीवर का तो बहुत बार आ चुका है, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर का, और मिनिमम मैक्सिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट भी हजारों बार आ चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर, ये बहुत कम आता है बट आता है और बच्चे भूल जाते हैं इसको। क्लॉज 23.3 में है, और किसके लिए है, स्लेंडरनेस लिमिट के लिए, स्लेंडरनेस लिमिट ऑफ बीम्स टू एंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी, क्लियर, ये क्लॉज पढ़ेंगे अपन, और ये डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। पहला, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है, अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं SS, सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस, सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस। ठीक है, ये क्लॉज सारे के सारे देखो कोडल प्रोविजंस हैं। अपन लास्ट में जब RCC कंप्लीट हो जाएगा ना, तब पूरे कोडल प्रोविजंस वापस देखेंगे, बट जो जो अपन पढ़ते जा रहे हैं वो भी यहाँ पर कोडल प्रोविजंस भी देखते जाओ साथ ही साथ। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो मेरी L है, क्लियर स्पान, अब ये देखो यहाँ स्मॉल l लिखा है, ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए 60 B के और 250 B² D के। ठीक है, अच्छा ये L क्या है बेटा, क्लियर स्पान कैसा होता है, देखो अगर ये बीम है मेरी सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, ऐसे, यानी इसके सपोर्ट्स के आउटर के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी। ठीक है, सेंटर टू सेंटर नहीं, ये वाली L, क्लियर, सेंटर टू सेंटर। अभी इफेक्टिव स्पान पे भी आऊंगा अगले क्लास में, पहले ये देखो। ठीक है, ये क्लियर स्पान बिटवीन द लेटरल रेजिस्टेंस, बिटवीन, इसको नाम रेस्ट्रेंट्स बोल दो, सपोर्ट्स ना बोल के लेटरल रेस्ट्रेंट्स बोल दो, एक ही बात है, लेटरल रेस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये किसके लिए है बेटा, सिंपली सपोर्टेड और
कॉन्टिन्यूस के लिए। अगर कैंटिलीवर है तो ये पहुंच जाएगा कि 25b 25b से या 100b स्क्वायर बाई डी से। अच्छा, इन दोनों में से किसको लूंगा? जो कम है, विच एवर इज लेस। ये भी आ चुका है, विच एवर इज लेस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा वाली लूँ या कम वाली लूँ। देखो, जब भी ग्रेटर देन का नॉट साइन आए ना तो हमेशा लेस वाली लेते हैं, और लेस देन वाला आएगा ना कभी भी, अगर कभी पूछे कुछ ऐसे है एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू, तो विच एवर इज ग्रेटर लेते हैं। ठीक है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी, क्योंकि देखो इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, इसको इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो किन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? जो इन दोनों में से कम आएगी। क्लियर? विच एवर इज लेस, और यहाँ पे भी सेम, जो कम है इन दोनों में से, विच एवर इज लेस। क्लियर? ठीक है, कैंटिलीवर का क्लेस हो गया। अब इफेक्टिव स्पान पे देखो, एक क्लॉज और होता है इफेक्टिव स्पान का। इफेक्टिव स्पान का तो खासकर बहुत बार, ठीक है, अभी रेलवे के एग्जाम में भी आ चुका था इफेक्टिव स्पान का क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्लॉज है, ये इंपॉर्टेंट है, कोडल प्रोविजन, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, और मैं इसी पे ही जोर दे रहा हूं क्योंकि अपन को सिलेक्शन चाहिए। इफेक्टिव स्पान के जो क्लॉज है वो बता रहा हूं। अब ये बीम्स और स्लैब के लिए सेम होता है, और ये क्लॉज है 22.2 जो हमारा IS 456 2000 है। ठीक है, अब वही बात अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है या कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इफेक्टिव स्पान होता है हमारा इफेक्टिव स्पान। ठीक है, इफेक्टिव स्पान होगा या तो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, या लेटरल डिस्टेंस, तो एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब देख के बताओ इनमें से ज्यादा होगा या कम? विच एवर इज लेस, वापस वही बात, विच एवर इज लेस। ठीक है, वो मेरा इफेक्टिव स्पान कहलाएगा इन दोनों में से जो कम है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए या कंटिन्यूअस के लिए। अगर कैंटिलीवर है तो इफेक्टिव स्पान क्या होगा मेरा? ठीक है, इसको एल इफेक्टिव बोल दो। ठीक है, कैपिटल एल इफेक्टिव ले लो, इफेक्टिव स्पान। तो इसके लिए इफेक्टिव स्पान कहलाएगा लेंथ फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट, फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, फेस सपोर्ट के फेस से प्लस t/2, ये क्या है? हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, हाफ द इफेक्टिव डेप्थ। बस इसको ऐड कर दो। ठीक है, ये कौन सा इफेक्टिव डेप्थ? d। क्लियर? तो ये हमारे क्या हो गया? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बने रहिए इंटीग्रेटेड के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.